भाई और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 14 और 15 की। इन चैप्टर्स में कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जो कि डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर फॉलो कर सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। चैप्टर 14 पे आते हैं, स्टॉक सिलेक्शन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। वैसे तो डिफेंसिव इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड खरीद लेना चाहिए जो कि सबसे सस्ता मिल रहा हो, मतलब जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे कम हो। लेकिन अगर फिर भी वो स्टॉक्स खरीदना चाहता है तो ये 7 क्राइटेरिया दिए गए हैं उसके लिए जो वो फॉलो कर सकता है। पहला है एडिक्वेट साइज। तो इसमें $2 बिलियन मार्केट कैप बताया गया है, लेकिन ये काफी पहले लिखी गई थी, तो अब आज की डेट में अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप कंपनीज में ये डालो वैसे, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो। दूसरा है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। इसमें करंट रेशो 2 होनी चाहिए कम से कम। करंट रेशो का मतलब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज की रेशो 2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और इसी पॉइंट में दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म डेट कंपनी का वर्किंग कैपिटल से कम होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल बीइंग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तीसरा है अर्निंग्स स्टेबिलिटी। इसमें कहा गया है कि कुछ ना कुछ कंपनी की पॉजिटिव अर्निंग्स होनी चाहिए पिछले 10 साल तक लगातार। ये नहीं है कि कभी नेगेटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पिछले 10 साल में। चौथा है डिविडेंड रिकॉर्ड। तो कंपनी का कम से कम 20 साल का डिविडेंड पे करने का रिकॉर्ड होना चाहिए, बीच में एक भी साल मिस नहीं होना चाहिए। और कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिविडेंड बढ़ा भी होना चाहिए उन 20 सालों में। पांचवा अर्निंग्स ग्रोथ। आज जो कंपनी की ईपीएस है, अगर हम पिछले 3 साल की एवरेज लें और जो कंपनी की ईपीएस 10 साल पहले थी, अगर 10 साल पहले कंपनी की पिछले 3 साल की ईपीएस की एवरेज लेते हैं तो उसमें 1/3 इंक्रीज होना चाहिए, मतलब 33.3% इंक्रीज होना चाहिए 10 साल के अंदर। यानी कि ईपीएस में 3% एवरेज एनुअल इंक्रीज होना चाहिए पिछले 10 साल से लगातार। छठा है मॉडरेट पीई रेशो। पीई रेशो 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो ई है इसमें वो पिछले 3 साल की ईपीएस की एवरेज है। और जो प्रैक्टिस इंडस्ट्री में यूज होती है उसमें नेक्स्ट ईयर की अर्निंग यूज करते हैं, फॉरवर्ड पीई रेशो बोलते हैं उसे। लेकिन बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि वो एकदम नॉनसेंसिकल बात है, क्योंकि आपको आने वाली अर्निंग्स का तो पता नहीं। और रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जो वॉल स्ट्रीट का कंसेंसस एस्टिमेट होता है ना अर्निंग्स का, वो एक बहुत ही बड़े मार्जिन से उसको मिस कर देते हैं उस मार्क को। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो 10 में से 6 बार कंसेंसस मिस हो जाता है, या तो अंडर एस्टिमेट हो जाता है या ओवर एस्टिमेट हो जाता है। और इन एस्टिमेट्स में बिलीव करना एक अंधे शूटर के आगे बुलजाई पकड़ के खड़े होने के बराबर है। नंबर 7 मॉडरेट प्राइस टू बुक रेशो। बुक में दिया गया है कि प्राइस टू बुक रेशो 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 से ज्यादा। तो इसी में एक ब्लेंडेड मल्टीपल के बारे में बताया गया है कि हम पीई रेशो और पीबी रेशो का मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। 15 इंटू 1.5 22.5 हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों का मल्टीपल 22.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीई रेशो ज्यादा हो सकती है लेकिन फिर पीबी को कम होना पड़ेगा, या फिर पीबी ज्यादा हो सकती है 1.5 से तो पीई को 15 से कम होना पड़ेगा। लेकिन जो जेसन है जिन्होंने इस बुक की कमेंट्री लिखी है, वो ये भी कहते हैं कि उस टाइम में फ्रेंचाइजीज, ब्रांड नेम्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स इतने नहीं हुआ करते थे जितने आज की डेट में। तो आजकल थोड़ी बढ़ गई हैं चीजें। और कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि गलती होने के चांस कम हो जाएंगे ना थोड़े। फिर ड्यू डिलिजेंस में उसके पिछले 5 साल की एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स सब देखना पड़ेगा। उसकी प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स भी देखनी बहुत जरूरी है, जिसमें जो कंपनी के मैनेजर्स हैं उनकी सैलरीज के बारे में होता है, उनकी कंपनी में कितनी ओनरशिप है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कैसे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है कैसे हैं, वो सब दिया होता है। अगर आप पिछले 5 साल की एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते, प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स नहीं देख सकते, तो फिर आप ज्यादा डिफेंसिव हैं, तो आपको फिर इंडेक्स फंड खरीद लेना चाहिए स्टॉक पिकिंग की बजाय। बुक में ऐसा कहा गया है। और अगर कोई भी स्टॉक इंस्टीट्यूशंस ने 60% से ज्यादा खरीदी हुई है तो स्टॉक से दूर रहें। चलो चैप्टर 15 में आते हैं अब, स्टॉक सिलेक्शन फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। सबसे पहले तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि वो बहुत ही मुश्किल काम ले रहा है और मे बी इम्प्रैक्टिकेबल काम ले रहा है, बट मैं कहूंगा कि सीखने और ट्राई करने में क्या जा रहा है। इस चैप्टर में 7 की बजाय 6 क्राइटेरिया दिए गए हैं। साइज वाला क्राइटेरिया हटा दिया गया इसमें, मतलब स्मॉल कैप कंपनीज भी खरीद सकते हैं हम, क्योंकि यूजुअली जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वही जबरदस्त रिटर्न्स देती हैं हमें लॉन्ग टर्म में। तो पहला है फाइनेंशियल कंडीशन। तो इसमें करंट रेशो कम से कम 1.5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म डेट है 110% ऑफ वर्किंग कैपिटल से कम होना चाहिए। इसमें 110% तक हो सकता है, पिछले में 100% था। दूसरा है अर्निंग स्टेबिलिटी। तो ये भी काफी रिलैक्स कर दिया गया है, पिछले 5 साल की जो अर्निंग्स है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। डिविडेंड रिकॉर्ड थोड़ा बहुत करंट डिविडेंड होना चाहिए, पहले रहा हो ना रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4 अर्निंग्स ग्रोथ। ये भी काफी रिलैक्स कर दिया गया है, पिछले साल की जो ईपीएस है वो उससे पहले जो चौथा साल था उससे ज्यादा होनी चाहिए बस। पीई और पीबी रेशो वही है सेम, इसमें 15 और 1.5, और दोनों का मल्टीपल 22.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी इन कंडीशंस को इन्वेस्टर अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है, जैसे करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, जैसे करंट रेशो 2 या उससे ज्यादा ही रखना चाहते हो आप तो वो भी रख सकते हो, या फिर डिविडेंड रिकॉर्ड आप 5 साल का चाहिए तो वो भी रख सकते हो। अर्निंग स्टेबिलिटी 5 की बजाय 8 साल चाहिए, वो भी कर सकते हो। और बेंजामिन ग्राहम दोबारा से अपनी वो बार्गेन इश्यूज की बात करते हैं इस चैप्टर में, नेट
करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अगर ये कंपनी का स्टॉक प्राइस से ज़्यादा है तो आप खरीद लो, और ऐसी अगर 10-15 कंपनीज आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, डाइवर्सिफिकेशन भी होगी, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। ऐसा बुक में लिखा गया है, लेकिन मुझे तो दिखी नहीं, मतलब ऐसी कोई कंपनी। अगर दिखी है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की उसने जो क्राइटेरिया वाली है। और कुछ स्पेशल सिचुएशंस का भी ध्यान रखें, जैसे कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, तो जो टारगेट कंपनी है जो कि एक्वायर होने वाली है उसके शेयर्स आप खरीद लें अगर आपको इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में ही प्राइस बढ़ जाता है जितना बढ़ना होता है, कई बार तो कुछ घंटों में ही हो जाता है काम। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस और जजमेंट चाहिए, इंडस्ट्री पता होना चाहिए कि कौन किसको एक्वायर करना चाह रही है या कौन किसको एक्वायर करेगा तो सेंसिबल होगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा इसमें आपको। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कोई एक्विजिशन होनी थी पहले, अगर वो कैंसिल हो गई अब, तो फिर जो टारगेट कंपनी के जो लोगों ने खरीदे थे ना शेयर दबा दबा के, अब वो उन्हें बेचेंगे भी दबा दबा के, तो वो हो सकता है कि ज़्यादा ही बेच दें और उसका प्राइस ज़्यादा ही फॉल हो जाए, बार्गेन हो जाए आपके लिए। ऐसी अंडर वैल्यूएशन का भी ध्यान रखें। और फिर एक थोड़ी डिमोटिवेटिंग बात भी की है बेंजामिन ग्राहम ने, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर किया है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करना अननेसेसरी है, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को सेलेक्ट करने की, इंडेक्स फंड बेस्ट है, वो बार बार यही कहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं और फिर बाद में उनको यही पता चलता है कि वो इतने अच्छे नहीं है जितने वो सोचते थे कि वो होंगे। जो लकी होते हैं उनको जल्दी पता चल जाता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ स्टॉक पिकिंग में, लेकिन जो लेस फॉर्चुनेट होते हैं लोग उनको टाइम लग जाता है ये बात रियलाइज़ करने में कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ स्टॉक पिकिंग में। तो ग्राहम रेकमेंड करते हैं कि असली का पैसा लगाने से पहले आप 1 साल प्रैक्टिस कर लें। उनके ज़माने में तो वर्चुअल स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं हुआ करते थे ना, लेकिन आज हमें तो हैं, तो उन्हें तो बुक पे लिखना पड़ता था इतने में खरीदा इतने में बेचा, ये सब चीज़ें तो हम तो ईजिली कर सकते हैं वर्चुअल मनी यूज़ करके। तो आप वो कर सकते हैं, जैसे कि मनी भाई है और भी बहुत साइट्स होंगे, आप वहाँ कर सकते हैं काम। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो असली पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा, आप सीख रहे हैं लेकिन पैसा बर्बाद नहीं हो रहा आपका। जो लोग असली पैसा यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर लॉसेज हो जाते हैं तो उनकी फट जाती है, फिर वो स्टॉक मार्केट से दूर भाग जाते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं देखो। पर फिर भी कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि अगर मैं असली पैसा लगा देता तो मैंने इतने से इतने कमा लेता इतने टाइम में, मेरा ये मतलब लॉस हो जाएगा टाइम का। तो अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको कुछ खास लगता नहीं कि आपको कुछ पता है, आपको पता नहीं कि कब खरीदनी है कब बेचनी है, कैसे खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आप सोचते हैं कि बढ़ जाएगा घट जाएगा बिना किसी लॉजिकल रीज़न के, तो मैं कहूँगा कि आप घंटा नहीं कमा पाएंगे, आपको लॉस होगा। मुझे भी हुआ था पहली बारी में, ऐसे ही लगा दिए थे मैंने बेवकूफ़ों की तरह, नॉलेज थी नहीं कुछ भी। तो बेहतर यही है कि कम से कम 6 महीने तो प्रैक्टिस कर लो वर्चुअल मनी के साथ। जो गलती मैंने किया वो तुम तो ना करो। अगर आप 6 महीने तक प्रिंसिपल अपना मेंटेन करके रख सकते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बात है, तो लगा दो, फिर रियल पैसे लगा दो। बेंजामिन ग्राहम ने 1 साल का है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 6 महीने रख के दिखा दो। नहीं रख पाओगे अगर आप ये सब चीज़ें आप नहीं फॉलो करेंगे, जैसे मतलब अनजान बंदा लगाता है ना तो लॉस ही होते हैं। 1-2 बार प्रॉफिट हो जाएंगे अच्छे खासे, लेकिन फिर एक ही लॉस सब खत्म कर देता है। तो मैं यही कहूँगा कि खुद को 30 मार खाना समझें, अपनी इंटेलिजेंस को लेके हम्बल रहें, खुद को कम भी ना समझें लेकिन हम्बल रहें। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो वर्चुअल ट्रेडिंग ही करें स्टार्टिंग में, और 6 महीने अपनी परफॉर्मेंस देख लें। अगर आपने लॉस किया है तो आपको और सीखने की ज़रूरत है, या फिर आपको डिसिप्लिन डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि जैसे अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मतलब अभी भी मेरा कई बार जब 12%, 15% या 10% जो भी है, अगर 2 हफ्ते में प्रॉफिट हो जाता है ना खरीदने के बाद ही, तो मुझे अर्ज होती है कि मैं बेच दूँ उसे, लेकिन मैं खुद को रेजिस्ट करता हूँ। लेकिन खुद को बेचने से रोकना काफ़ी मुश्किल काम है। तो जब आपके 6 महीने या साल ख़त्म हो जाएगा ना, तब आप इंडेक्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करो। अगर आप इंडेक्स को नहीं बीट कर पाए तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। अगर आपको मोटिवेटिंग बात चाहिए, थोड़ा लॉजिकल चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने 6 महीने में देख लिया कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप फिलहाल के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें और फिर अगले 6 महीने दोबारा से स्टॉक पिकिंग करें वर्चुअल मनी लेके। रियल मनी तो आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, वर्चुअल मनी से दोबारा से स्टॉक पिकिंग करें, अगले 6 महीने में अपनी परफॉर्मेंस देखें। दोबारा नहीं बीट तो फिर दोबारा ट्राई करो। जब तक आप इंडेक्स को बीट नहीं करते तब तक आप मत करो इन्वेस्ट। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में 2 चीज़ें कॉमन होती हैं। पहला, वो डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब वो अपनी अप्रोच चेंज नहीं करते क्योंकि वो अनफैशनेबल हो चुकी है आज की डेट में। और दूसरा यह है कि वो सिर्फ खुद की करते हैं, वो खुद सोचते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट क्या कर रही है, वो सिर्फ अपना देखते हैं कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, बात ख़त्म।